सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। अब आइए सवाल के ऊपर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं समूह में वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समूह में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि मेरे भाई इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में भी कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध तुमको ढूंढना है, इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी शेरनी हैं, इस सवाल का आंसर करें और मुझे बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये लॉजिक तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखो सर 6 दूनी 12 होता है लेकिन 28 दूनी तो 56 होता है, मतलब ये लॉजिक तो तुम्हारा फेल हो गया। तो फिर ऐसा लॉजिक लगा लो। देखो ऐसे कर लो, अगर तुम 6 गुणा में 24 करोगे तो बताओ कितना आता है। अगर मेरे भाई 6 गुणा में 24 करूंगा आंसर आएगा 144। अरे 6 को 24 से गुणा करोगे 144 ही तो आएगा। और 144 क्या होता है सर? 144 तो 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 12 का स्क्वायर 144 होता है। मतलब मेरे भाई बिल्कुल सही हो गया। इसको देखो, अगर मैं 28 गुणा में 7 कर दूं तो कितना आएगा कि सर 28 गुणा में 7 करेंगे आंसर आएगा 196। और 196 क्या होता है? 196 14 का स्क्वायर होता है। तो लॉजिक मेरे भाई क्या बना कि शुरू की संख्या को और लास्ट की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो बीच की संख्या का स्क्वायर होगा। वही काम किया है कि शुरू की संख्या को और लास्ट की संख्या को गुणा किया तो जो आंसर आया वो बीच की संख्या का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखो 32 गुणा में 1 तो सर 32 ही होता है, तो 14 का तो 196 होता है। तो ये तो मेरे भाई तुम्हारा गलत हो गया। 16 का 256 होता है। अब 256, अब मेरे भाई यहां पर 16 गुणा में, ठीक है, 9 6 का 54 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है। इसको देख लो, 25 गुणा में 4 करोगे, अगर तुम 25 गुणा में 4 करोगे आंसर आएगा 100। और 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर ही तो होता है 100। 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है। इसका मतलब जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो एक नंबर सवाल था, बेहतरीन सवाल है, कतई जहर सवाल है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो तुमको बताना है कि 13 का संबंध किसके साथ में होगा। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट हैं इस सवाल का आंसर करो मेरे भाई और मुझे बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अपने मन में सिर्फ एक ही धारणा होनी चाहिए कि अब की बार एग्जाम पार। ठीक है मेरे भाई,
अब की बार एग्जाम पार, बस ये सोच के पढ़ लिया तो मेरे भाई नौकरी लग जाएगी। वरना तुम ये सोचोगे यार कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार नहीं तो अगली बार नौकरी ले लेंगे, अगर ऐसा सोच के पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं लगने वाली। बस मन में एक ही चीज चलती रहनी चाहिए, अब की बार एग्जाम पार। तो बताओ मेरे भाई, तो देखिए सर यहाँ पर 8 है, तो 8 का जो क्यूब होता है यानी कि 8 का क्यूब यानी कि 8 गुणा में 8 कितना होता है सर 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512। उसी तरीके से मेरे भाई 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। उसी तरीके से भाई 13 का क्यूब कितना होता है यानी कि 13 गुणा में 13। इनको तीनों को गुणा करेंगे आंसर आएगा 2197। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि हम कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकें। तो मेरे भाई जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। इस 100 रुपए के पीडीएफ में आपको इन चारों सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ मात्र और मात्र 100 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे भाई टाइम कम है और अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में अगर मिल गए तो भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। और मेरा ये वादा है, ठीक है, कि कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्का इस पीडीएफ से मैच होंगे। तो भाई 100 रुपए के पीडीएफ में इतनी सारी चीजें तुमको मिलेंगी और कोई नहीं देगा, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे और कोई नहीं देगा तुमको। तो जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष सुनील ने कहा कि वह मेरे भाई की पत्नी के ससुर का पुत्र है। यदि तस्वीर स्वयं सुनील की नहीं है तो तस्वीर में उपस्थित व्यक्ति सुनील से किस प्रकार संबंधित है? बिल्कुल आसान सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। मेरे भाई सुनील कहता है, ठीक है, एक पुरुष सुनील ने कहा कि वह मेरे भाई की पत्नी, अब सुनील नाम का कोई आदमी है, सुनील नाम का कोई लड़का है, अब उसका कोई भाई है, ठीक है, उसका कोई भाई है और उस भाई की पत्नी है, ठीक है, मेरे भाई की पत्नी, तो सुनील के भाई की पत्नी का ससुर। अब इसकी पत्नी का ससुर कौन होगा? सर वो तो सुनील का पापा ही तो होगा। भाई मैं तुमसे बोलूं कि मेरे भाई की पत्नी का ससुर, तो मेरे भाई की पत्नी का ससुर मेरा पापा ही तो होगा, तो वो सुनील का पापा है, ठीक है, ससुर का पुत्र। तो मेरे भाई इस ससुर का पुत्र यानी कि पापा का बेटा, तो पापा का बेटा कौन होगा? सर पापा का बेटा या तो मैं खुद होऊंगा या मेरा दूसरा भाई होगा। अरे पापा का बेटा कौन है? तुम्हारे पापा का बेटा कौन है? सर तुम्हारे पापा के बेटा या तो तुम खुद होंगे या फिर तुम्हारा कोई दूसरा भाई होगा। जैसे मेरे पापा का बेटा कौन है? सर मेरे पापा का बेटा मैं हूं या फिर मेरा दूसरा वाला भाई है, ठीक है। तो मेरे भाई उस ससुर का पुत्र है। यदि तस्वीर में स्वयं सुनील नहीं है, अब सुनील तो खुद है नहीं,
तो दूसरा होगा कौन होगा? सुनील का भाई होगा। अरे सुनील खुद नहीं है तो सुनील का भाई होगा, और दूसरा कौन होगा? तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? सी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यह बेहतरीन सवाल है और जबरदस्त सवाल है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक, ठीक है, जी नामक 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई एक सीधी लाइन बनाओ। ये मैंने एक सीधी लाइन बनाई। इसमें कितने आदमी बैठाने हैं? 7 आदमी बैठाने हैं। तो ये पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी सब ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा दायां हाथ आएगा, और अगर मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ जो है यहां पर आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब तुमसे सवाल में क्या बोला वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। तुमसे बोला कि डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी को यहां बैठाओ ताकि डी के बाईं ओर केवल एक आदमी बैठ सके। अब ठीक है, तो मैं एक डी को यहां भी बैठा सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर तुमसे क्या बोला, तो मैं इसको देखो थोड़ा सा मिटाई देता हूं। ठीक है, इधर को बायां याद रखना। ठीक है, इधर को बायां हाथ है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, रख लेना, और इधर को दायां हाथ है, इसको भी थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अब ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं तुमको पता लग जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई, यहां पर मैं किसको बैठा? डी को। अब तुमसे बोला कि जो ए है ना, ए डी का निकटतम पड़ोसी, अब डी का पड़ोसी ए है। अब हो सकता है कि ए इधर को बैठा हो डी के, अरे अब भी तो इसका पड़ोसी है। या फिर हो सकता है कि ए इधर को बैठा हो, अब भी तो डी का पड़ोसी है। यानी कि जो ए है वो डी के इधर को भी बैठ सकता है और इस इधर को बैठ सकता है। अब आगे आ जाओ। तुमसे बोला कि एफ और डी के बीच में केवल 2 आदमी हैं। एफ और डी, तो एफ को यहां बैठा दो। ठीक है, एफ को यहां बैठा दो ताकि एफ और डी के बीच में ये 2 आदमी तुम्हारे हो सके। तो मैंने एफ को इधर को बैठा दिया। फिर तुमसे बोला कि मेरे भाई सी और जी के बीच में केवल 3 आदमी हैं। ठीक है भाई। फिर आगे बोला कि जो बी है वो जी का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है। फिर तुमसे बोला कि जो ई और ए के बीच में केवल 2 आदमी हैं। अगर मेरे भाई तुम्हारा ए इधर को बैठेगा तो ई और ए के बीच में, तो ई मेरे भाई तुम्हारा यहां बैठेगा, तभी तो ई और ए के बीच में ये 2 आदमी बैठेंगे। या फिर अगर तुम ए को यहां बैठाते हो तो तुम्हारा ई कहां पर बैठेगा? तुम्हारा ई यहां पर बैठेगा। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा ई कहां पर बैठेगा? यहां पर बैठेगा। अगर भाई देखो तुम ए को यहां बैठाते हो तब तो ए और ई के बीच में 2 आदमी ये हो गए। या फिर अगर तुम ए को यहां बैठाओगे तो ए और ई के बीच में भी ये 2 आदमी हो गए। अब मुझे नहीं पता अभी तक के हिसाब से कि ऊपर वाली कंडीशन सही है या नीचे वाली कंडीशन सही है। फिर तुमसे बोला कि मेरे भाई, ठीक है, इसके बीच में हो गया। फिर आगे तुमसे बोला था कि सी और जी के बीच में केवल 3 आदमी हैं। अब सी और जी के बीच में 3 आदमी हैं, तो सी और जी के बीच में, अब सी और जी के बीच में तो 3 आदमियों की जगह तो कहीं पर बची नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और बी जी का पड़ोसी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, ये तुम्हारी सही है। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन तुम्हारी सही है। अब यहां पर देखो तुमसे बोला कि सी और जी के बीच में 3 आदमी है और बी जी का पड़ोसी नहीं है। तो मेरे भाई ऐसे कर दो, सी को यहां बैठा दो, सी और जी को यहां बैठा दो ताकि सी और जी के बीच में ये 3 आदमी तुम्हारे हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो यह तुमने यहां पर बैठा दिया और तुमसे बोला कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो जी का पड़ोसी बी नहीं है, मतलब बी को तुम यहां बैठा दो। एक सेकंड भाई। ठीक है, अब नीचे वाली कंडीशन तो गलत हो गई ना भाई, नीचे वाली कंडीशन तो गलत हो गई ना हमारी। तो ऐसे कर लो आप, अब ऐसे कर लो आप
कि इसको इधर को बैठा दो, ठीक है भाई, ऐसे कर लो, इसको इधर को बैठा दो, जी को इधर को बैठा दो और सी को इधर को बैठा दो, और बी जी का पड़ोसी नहीं है तो बी को तुम यहां पर बैठाओ। अब तुम सवाल को देख लो भाई, ऐसे करो, सवाल की एक एक लाइन को फिर से देखो। अब तुमसे बोला था कि डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी के बाईं ओर केवल एक आदमी बैठा है, ये बात तुम्हारी सही हो गई। तुमसे बोला ए डी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी का पड़ोसी ए हो गया, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला एफ और डी के बीच में केवल 2 आदमी है, तो एफ और डी के बीच में केवल 2 आदमी है, ये बात भी तुम्हारी क्लियर है। फिर तुमसे बोला सी और जी के बीच में 3 आदमी है, सी और जी के बीच में, सॉरी, ठीक है, सी और जी के बीच में ये तुम्हारे कितने आदमी हो गए, 3 आदमी तुम्हारे हो गए, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी है ना, बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो मैंने सी का पड़ोसी बना दिया। अब तुम सवाल को देख लो, तुमसे क्या बोला था, ई और ए के बीच में 2 आदमी है, ई और ए के बीच में ये 2 आदमी हो गए। तुमसे बोला एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो एफ के ठीक बाएं तुम्हारा ई बैठा है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ये काफी अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था मेरे भाई। रवीना अपने घर से निकलती है और पूर्व की ओर 55 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 24 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 68 मीटर चलती है, अंतिम बार बाएं मुड़ती है 16 मीटर चलती है। वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर के ठीक 40 मीटर दक्षिण में है। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, जबरदस्त सवाल है। तुमसे बोला कि रवीना अपने घर से निकलती है, पूर्व दिशा की ओर 55 मीटर चलेगी, तो मान लो कि रवीना ने यहां से चलना स्टार्ट किया और ये 55 मीटर गई किधर की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ। फिर बोला दाएं मुड़ती है और 24 मीटर चलती है, मेरे भाई दाएं मुड़ी और कितनी चली, 24 मीटर वो चल दी। फिर दाएं मुड़ी है और 68 किलोमीटर चली है, ठीक है मेरे भाई, फिर से दाएं मुड़ेगी और 68 किलोमीटर वो चलेगी। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां मान लेता हूं, तो दाएं मुड़ेगी और फिर से कितनी चलेगी, 68 मीटर चलेगी। अंतिम बार बाएं मुड़ती है और मेरे भाई कितने मीटर चलती है, 16 मीटर चलती है। अंतिम बार बाएं मुड़ती है और कितने मीटर चलती है, 16 मीटर वो चलती है, तो 16 मीटर वो चल ली। अब तुमसे बोला कि मेरे भाई वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से 40 मीटर दक्षिण में है। तो यहां से एक खंबा है जो कि इसके घर से 40 मीटर क्या है, 40 मीटर तुम्हारा दक्षिण में है, ठीक है, 40 मीटर तुम्हारा क्या है, दक्षिण में। तो अब देखो, ये अगर 24 है तो ये भी 24 होगा, ठीक है, तो ये 24 है तो बाकी का ये कितना बचा, 16 का बचा। अरे 24 और 16 कितना हो गया, 40 ही तो है, और ये पूरा खंबा 40 मीटर तो दूर था, तो ये ऊपर का 24 हो गया तो नीचे का 16 हो गया। अब देखो, ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा, लेकिन सर पूरी तो 68 मीटर की है, तो ये तुम्हारी होगी 13 मीटर की। अरे 55 और 13 68 ही तो होता है, तो ये अगर 13 है तो ये भी कितनी होगी, 13 मीटर होगी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। देख लो भाई, समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। रवीना अपने घर से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर 55 मीटर चली, तो रवीना अपने घर से निकली और पूर्व दिशा की ओर 55 मीटर चल दी। फिर दाएं मुड़ती है और 24 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी और कितने मीटर चल दी, 24 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ी और कितनी चली, 68 मीटर, दाएं मुड़ी और कितनी चली, 68 मीटर चली। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ी और 16 मीटर चली, अंतिम बार बाएं मुड़ी और 16 मीटर चली। अब यहां पर चीज ये देखने लायक है कि वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से 40 मीटर दक्षिण में। तो एक खंबा है जो उसके घर से 40 मीटर कहां पर है, दक्षिण में है। तो अब तुम देखो, ये अगर 24 है तो ये भी 24 होगी, ठीक है, ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगी। तो पूरी दूरी कितनी थी, 68, भाई यहां से लेकर यहां तक का 68 मीटर ही तो थी वो, तो 68 में से 55 ये है तो 13 ये होगी भाई, 55 और 13 68 होता है।
तो 13 मीटर ये है तो 13 मीटर ये होगी, तो 13 मीटर दूर है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला देखिए, दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने दो इक्वेशन दी हुई है, इसमें बोला है कि गुणा के चिन्ह को और प्लस के चिन्ह को बदल दो। तो मेरे भाई अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो 7 की जगह पे तो 7, नीचे माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर प्लस है, लेकिन सर प्लस और गुणा को तो बदलना है, तो प्लस की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दो 2, आगे तो भाग का चिन्ह है तो भाग लगा दो, और आगे गुणा है तो गुणा और प्लस को तो बदलना है, तो गुणा की जगह पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे और 9 लिख देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से 7 एकम 7 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बढ़ जाएगा और 6 दूनी 12, प्लस में मेरे भाई कितना 9, तो 9 और 7 कितना होता है 16, 16 में से 12 घटाएंगे आंसर आएगा 4। तो सर ऐसे तो 4 आंसर आया है, लेकिन आना तो 2 चाहिए था, इसका मतलब ये पहला वाला तो गलत है, इसका मतलब ये पहला वाला तो गलत है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, यहां पर देखो 16 की जगह पर 16, आगे तो प्लस है, लेकिन सर गुणा और प्लस को तो बदलना है, तो प्लस की जगह पे गुणा लगाएंगे और 4 लिख देंगे, माइनस की जगह पे माइनस 9, लेकिन सर गुणा है, गुणा और प्लस को बदलना है, इसकी जगह पर प्लस और 1 भाग 3 है, तो मेरे भाई भाग 3 का दे दीजिए। अब यहां पर देखो 16 चौके 64 होता है, माइनस का 9, प्लस में 1 में 3 का भाग देना है तो 0.33 आएगा। तो सर 0.33 पॉइंटों में आंसर आ रहे हैं और यहां पर तो पॉइंटों में आंसर है ही नहीं, इसका मतलब मेरे भाई ये भी गलत है, तो पहला भी गलत है और दूसरा भी। ठीक है, तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, सर ये तो दोनों ही सही नहीं है, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। तुम्हारे सामने ये इक्वेशन ये श्रृंखला दी हुई है और इस श्रृंखला में तुमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखते हैं इस सवाल। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया यार। ठीक है, आंसर गलती से टाइप हो गया, ये 751 ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर शायद 751 है, ये गलती से टाइप हो गया। ठीक है, तो देखिए 46 में कितना जोड़ूं कि 93 हो जाए, तो 7 जोड़ दो और मेरे भाई तुम्हारा 47 जोड़ दो, फिर 93 में कितना जोड़ू कि 187 हो जाए, तो 7 में से 3 गया तो 4 और यहाँ पर कितना हो गया 94 हो गया, फिर 187 में कितना 375, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पर तुम्हारा 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ पर 188 तुम्हारा होगा। तो बिल्कुल हो गया, तो सिंपल 47 दूना 94 होता है, 94 दूना 188 होता है। 188 को अगर मैं 2 से गुणा करूं, अगर मैं 188 को 2 से गुणा करता हूं तो 8 दूनी 16 और 1 17 और 376 आएगा। तो 375 में 376 जोड़ेंगे तो 6 और 5 का 11, 14 और 1 15, 6 और 1 751। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर वो जो था वो गलती से टाइप हो गया था, राइट आंसर तुम लोगों का आएगा 751। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस युग्म का चयन कीजिए जो युग्म के दिए गए दो समूह के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी कि मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इनको अगर हम देखेंगे तो जे आई जी, जे आएगा 10 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, जी आएगा 7 नंबर पर। इसको देखेंगे तो टी आएगा 20 पर, एस आएगा 19 पर, क्यू आएगा 17 पर। 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 9 में 10 जोड़ेंगे 19 और 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17। सब में 10-10 जोड़ना है। ठीक है, सब में 10-10 जोड़ना है।
तो देख लो मेरे भाई, राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। देख लो सी बी जेड, सी आएगा 3 पर, बी आएगा 2 पर, जेड आएगा 26 पर। और यहाँ पर एम एल जे, एम आएगा 13 पर, एल आएगा 12 पर, जे आएगा 10 पर। तो भाई 3 में 10 जोड़ेंगे 13, 2 में 10 जोड़ेंगे 12 और 26 में 10 जोड़ेंगे तो 10। तो राइट आंसर तुम लोगों का बी होगा। तो बी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। देखो कई बच्चों को यह प्रॉब्लम होगी कि सर 26 में 10 जोड़ा तो 10 कैसे आ गया। तो मेरे भाई 26 में अगर 10 जोड़ेंगे तो आंसर आता है 36। लेकिन ये तो ABCD वाले सवाल है, अल्फाबेट के सवाल है, और अल्फाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो मैं 36 कहां से लाऊं? तो 26 इसमें से घटाएंगे 10 बचेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 26 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आंसर आता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। 81 और इसमें से 81 घटाएं, ठीक है भाई, हो गया। देखो 149 में से अगर मैं 81 घटाऊंगा तो 68 आंसर आएगा, जो कि यहां पर है। 187 में से 81 अगर घटाऊंगा तो 106 आएगा, जो कि यहां पर है। तो इसमें से अगर 81 घटाऊंगा तो 9 में से 1 घटेगा 8, और 17 में से 8 गए तो 9 और 8 का 17। तो जिन्होंने 98 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये जो 6 व्यक्ति हैं मेरे भाई, AFW KP और C 6 मंजिला इमारत पे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मंजिल पर रहता है। सबसे निचली मंजिल को 1 के रूप में, इसके ऊपर की मंजिल को 2 और इसी तरह से सबसे ऊपर की मंजिल को 6 के रूप में क्रमांकित किया जाता है। यानी कि मेरे भाई सबसे नीचे की मंजिल 1, उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। हो गई 6 मंजिल, ठीक है। तुमसे बोला कि F मंजिल 4 पर रहता है। जो F है ना, F वो मंजिल संख्या 4 पर रहेगा। फिर तुमसे बोला कि W जो है A और K के बीच में रहता है। K निम्नतम मंजिल पर नहीं रहता। जो K है ना, K वो सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता है, ठीक है। जो K है वो सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता। अब जो W है A और K के बीच में है, तो निचली मंजिल पे तो है नहीं। तो ऐसे करो A को, सॉरी, ठीक है, K निम्नतम मंजिल पे रहता है। ऐसे करो K को यहां बैठाओ, तभी तो K और A के बीच में तुम्हारा W बैठेगा। भाई और तो ऐसी जगह इसमें कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही जगह बची हुई है, तो इसमें तो फिर बीच में बैठा नहीं पाएंगे। तो भाई बीच में बैठाने की जगह यहीं पर बैठी है। तो यहाँ पर अब तुमसे बोला K निचली मंजिल पे तो है नहीं, तो निचली पे नहीं है, तो ऐसे करो यहाँ बैठा। तो अब देख लो K और A के बीच में W बैठ गया। और सवाल में ही तो बोला था जो W है A और K के बीच में रहता है। फिर तुमसे बोला कि जो P है एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो अब भाई देखो 5 तो विषम है, तो P कहां पर बैठेगा? P बैठेगा यहां पर। तो सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा है C को यहां बैठाओ। तुमसे बोला कि C और K के बीच में कौन रहता है? तो C और K के बीच में तो कौन रहता है? F रहता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये क्लास आपको पसंद आ गई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।